आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। धर्मचक्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनका ये संबोधन वर्चुअल ही होगा। 9:30 बजे बौद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे वर्चुअली। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के दंगों की जांच में दिल्ली पुलिस को कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिली है। इसके मुताबिक दंगे के आरोपियों ने पैसा जुटाने के लिए भगौड़े जाकिर नाइक से मुलाकात की थी। दंगे के आरोपियों के पास सिंगापुर और सऊदी अरब से भी पैसा आया था और ये सब दिल्ली पुलिस की अदालत में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में दर्ज है। दिल्ली के दंगों के लिए विदेश से आया पैसा। क्या जाकिर नाइक ने भी पैसा मुहैया कराया? क्या है दिल्ली के दंगों का जाकिर नाइक कनेक्शन? दिल्ली के दंगों की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जितने मामले की तह में जा रही है, उतने ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और अब ये पता चला है कि दंगों में सबसे अहम किरदार निभाने वाले आरोपियों का कनेक्शन भगौड़े जाकिर नाइक से भी था। यह है दिल्ली के दंगों के मास्टरमाइंड में से एक खालिद सैफी। जांच के दौरान खालिद सैफी का पासपोर्ट स्पेशल सेल ने जब्त किया था। पुलिस के मुताबिक खालिद ने भारत से फरार इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक से मुलाकात की थी। मकसद था अपने नापाक मंसूबों के लिए पैसा जुटाना। इस तथ्य का खुलासा दिल्ली पुलिस की तरफ से अदालत में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में किया गया है। खालिद सैफी वही है जिसने दंगों से पहले शाहीन बाग में ताहिर हुसैन और जेएनयू के पूर्व छात्र खालिद उमर के साथ मीटिंग की थी। आरोप है कि बैठक में दंगों का प्लान बना था। दंगों में गिरफ्तार पूर्व पार्षद और ताहिर हुसैन और खालिद सैफी के मनी ट्रोल की जांच में कई खुलासे हुए। दंगों के लिए सऊदी अरब से पैसा आया। सिंगापुर के एक एनआरआई ने खालिद को पैसे भेजे। ये पैसा खालिद के एनजीओ के जरिए भेजा गया। खालिद पैसे के लिए भगौड़े जाकिर नाइक से भी मिला। आरोपी इशरत जहां को मिला पैसा भी शक के घेरे में है। इशरत को गाजियाबाद और महाराष्ट्र के रिश्तेदारों ने पैसे भेजे। अभी खालिद के मोबाइल को खोला जाना बाकी है। माना जा रहा है कि इससे भी दंगों से जुड़े अहम सुराग मिलेंगे। इतना तो तय है कि दिल्ली के दंगों की साजिश काफी गहरी थी। अब विदेशों से खास तौर पर जाकिर नाइक से इसके तार जोड़ने से साफ है कि कई चेहरे बेनकाब होने अभी बाकी हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और अब बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना के मामलों का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि देश में मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और अगर संक्रमण की यही रफ्तार रही तो 3 से 4 दिनों में कोरोना के मामले में भारत रूस को पीछे छोड़ देगा। आसमान छूते इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दिल्ली से मामले सामने आ रहे हैं। सर्दी से गर्मी और गर्मी से मानसून तक का सफर पूरा हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की दहशत कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। शुक्रवार को मुंबई में बादलों ने अपना चिरपरिचित अंदाज भी दिखा दिया। लबालब हुई सड़कें और बस्तियों से भरे पानी को देखकर ये चिंता जायज है कि ऐसी ही बारिश आगे भी जारी रही तो संक्रमण फैलने से रोकने की सारी कोशिशों पर ही पानी फिर जाए। हालात पहले ही गंभीर नजर आ रहे हैं। रोजाना नए मरीजों का आंकड़ा 6000 की रेंज में जा पहुंचा है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 6364 नए मरीज सामने आए, जबकि गुरुवार को नए मरीजों की संख्या 6330 रही। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 1,92,990 पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना की वजह से अब तक 8,376 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के इस माहौल में एक तरफ सरकारी अस्पतालों की बद इंतजामी और लापरवाही की घटनाएं लोगों को दहशत में डाल रही हैं, तो दूसरी ओर निजी अस्पतालों की लूट खसोट सुर्खियों में है। कोरोना की दहशत और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर निजी अस्पतालों के आसमान छूते बिलों के किस्से तो
कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसे मामले में कार्रवाई शुरू की गई है। बीएमसी ने नानावटी अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। नानावटी अस्पताल ने एक मरीज को 17 लाख का बिल दिया था। बिल में पीपीई किट, आईसीयू के लिए मानकों से ज्यादा चार्ज लगाया गया था। मरीज ने बिल देने से इनकार कर दिया और बीएमसी में शिकायत कर दी। दिल्ली और एनसीआर में कोरोना नियंत्रण की कमान गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। बदली हुई रणनीति में आंकड़े भी बदल रहे हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में नए मरीजों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन आंकड़े अभी भी 2000 से ऊपर हैं। शुक्रवार को 2520 नए मरीज, 24 घंटे में 59 लोगों की मौत। कोरोना के कुल मामले 94,695। यानी कि हालात किस तरफ जा रहे हैं कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल को भरोसा है कि दिल्ली कोरोना से जंग जीतने की राह पर है। लॉकडाउन खुलने के बाद केसेस बढ़ने चालू हुए थे दिल्ली में। उस के मुताबिक जो प्रोजेक्शंस थे वो ये थे कि 30 जून तक दिल्ली में 60,000 एक्टिव केसेस होंगे, लेकिन आज दिल्ली में केवल 25,000 एक्टिव केसेस हैं। तो ये आप सब लोगों की मेहनत का मिला जुला फल है। पूरा समाज, दिल्ली के 2 करोड़ लोग, सरकारें सारी एक साथ आई, तभी हमने अचीव किया है। देश में शुक्रवार को पहली बार नए मरीजों का आंकड़ा 20,000 से ऊपर चला गया। इसमें सबसे ज्यादा योगदान महाराष्ट्र और दिल्ली का ही है। नए मामलों में करीब करीब रोजाना आ रहा ये उछाल साफ इशारा है कि जंग अभी लंबी चलेगी। आज तक ब्यूरो। और इसी बीच एक और अच्छी खबर भी आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो खबर ये आ रही है कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी खुशखबरी दुनिया को देंगे। आईसीएमआर ने कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स को मंजूरी दे दी और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर ट्रायल्स सफल रहते हैं तो 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च की जा सकती है। दुनिया में आतंक मचाने वाले वायरस का अंत करीब आ गया है। भारत ने इस वायरस के खात्मे के लिए कमर कस ली है। जहान भर के वैज्ञानिक वायरस से बचाने वाली वैक्सीन की खोज में जुटे हैं, लेकिन भारत ने बाजी मार ली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। आईसीएमआर ने हाल ही में कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी दी है। ये वैक्सीन फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार की है। आईसीएमआर की ओर से जारी लेटर के मुताबिक 7 जुलाई से वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सफल हुए तो आशा है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। आईसीएमआर ने एक सर्कुलर निकालकर भारतवर्ष में 13 इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें एम्स भी शामिल है, दिल्ली का, पटना का, रांची का और कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हॉस्पिटल शामिल हैं, तो उनको ऑथराइज किया है, आइडेंटिफाई किया है कि आप कोरोना वैक्सीन की एक्सप्रेस ट्रायल करिए। दिस इज नीड बेस्ड ट्रायल और ये बहुत जल्दी खत्म कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से कुछ अच्छा ऐलान करेंगे, इसलिए 15 अगस्त की तारीख रखी है। हालांकि कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि वैक्सीन तैयार करने में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ है क्लिनिकल ट्रायल पार्टिसिपेंट्स का और लेटर ये कहती है कि हम 15 अगस्त तक पब्लिक हेल्थ लॉन्च के लिए रेडी रहेंगे, तो वो काफ़ी आश्चर्यजनक है। बिकॉज इस टाइप की स्पीड तो बहुत ही मुश्किल है और आप कितना भी कोशिश कर लें, आपको अगर गाइडलाइंस फॉलो करनी है और प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी है तो इस टाइप का टाइमलाइन बहुत ही मुश्किल होना है। इसीलिए थोड़ा आश्चर्य हुआ है। हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक का वैक्सीन बनाने का पुराना अनुभव है। कंपनी इसके पहले पोलियो, रेबीज, रोटावायरस, चिकुनगुनिया और जिका वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर चुकी है। भारत बायोटेक के अलावा जाइडस कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड ने भी कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार की है। कंपनी को डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के इंसानों पर ट्रायल के लिए मंजूरी दी है। जाइडस कैडिला इंसानों पर वैक्सीन के परीक्षण की अनुमति हासिल करने वाली दूसरी कंपनी बन गई है। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंच गया है।
लिहाजा संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए वैक्सीन के ट्रायल की प्रक्रिया तेज की गई है। मिलन शर्मा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बात मुंबई की, जहां पर मानसून के बादल संकट बनकर बरस रहे हैं। आज मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया है। 2 दिन की बारिश में वैसे ही मुंबई पानी पानी हो चुकी है, हाल काफी बेहाल है। मॉनसून की मूसलाधार बारिश अब मुंबई कर पर भारी पड़ रही है। ये तस्वीरें अंधेरी के सबवे की हैं, जहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। 3 जुलाई को मुंबई में बादल ऐसे मेहरबान हुए कि सब कुछ पानी पानी हो गया। जिधर देखो उधर सड़कों पर बहता दरिया है, लेकिन आफत की ये बारिश अभी थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने 4 जुलाई को मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है, मतलब भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर, रायगढ़ और कोंकण इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी को रेड अलर्ट जारी किया गया है और कुछ जगह पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना बताई गई है। 4 तारीख को पालघर, मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के जिलों में काफ़ी जगह पे भारी से भारी वर्षा होगी और कुछ जगह पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। मुंबई के हिंद माता इलाके में भी भारी जल जमाव है। सड़कों और चौराहों पर कई फुट पानी जमा है। बाइक के पहिए पानी में डूबे हैं। लबालब भरी सड़क पर बाइक चलाना भारी भी पड़ सकता है। कई बार बीच सड़क पर पानी से भरे गड्ढे मुंबईकरों की जिंदगी पर भारी पड़ चुके हैं, लिहाजा सावधानी जरूरी है। ये तस्वीरें मुंबई के किंग सर्कल इलाके की हैं, जहां सड़क लबालब भरी है। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद किंग सर्कल इलाके में कई फुट पानी जमा हो गया। इसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। सायन इलाके में भी आसमान से बरसी आफत मुसीबत बनी हुई है। भारी बारिश के बाद पूरे इलाके में जल जमाव हो गया। 3 जुलाई को हुई झमाझम बारिश ने बीएमसी की तैयारियों की पोल खोल दी। आगे चुनौती और बड़ी है, क्योंकि मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है। पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। यूपी में 8 पुलिस कर्मियों की शहादत को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। वहीं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष योगी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। 8 पुलिस वालों की शहादत ने सूबे को झकझोर कर रख दिया है। यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे के चक्रव्यूह में फंसकर 8 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब यूपी पुलिस ने बदले के लिए कमर कस ली है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड विकास दुबे के गांव से दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे घटनाक्रम और हमले के मास्टरमाइंड विकास के बारे में पूछताछ किए जाने की तैयारी है। साथ ही पुलिस ने करीब 500 मोबाइल फोन नंबर सर्विलांस पर लगाए हैं। पूरे बिकरू गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना के बाद से ही गांव और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गांव से करीब 2 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। यही नहीं, पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी मौका वारदात पर छानबीन कर रही है। डीजीपी ने खुद गांव का दौरा किया है। वहीं गांव से जोड़ने वाले नाकों के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। हम शीघ्रातिशीघ्र इन अपराधियों को पकड़ने के सारे उपक्रम कर रहे हैं, इसीलिए इतने सारे वरिष्ठ अधिकारियों को वहाँ भेजा है हमने।
इतना फोर्स लगाया है। नेबर के ज़िले जो हैं, बगल के ज़िले हैं, वहाँ से भी फोर्स को क्लोज़ किया है। हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। मोस्ट वांटेड अपराधी विकास की मां ने आज तक से बातचीत में कहा कि जिस तरह उसके बेटे ने पुलिस वालों को मारा है, वैसे ही पुलिस को विकास का एनकाउंटर कर गोली मार देनी चाहिए। चाहिए कि बहुत पूरा कर्म दशा होनी चाहिए, तो काव की ना कभी हो, ऐसी होना चाहिए। कानपुर आईजी ने विकास दुबे पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने शहीद हुए पुलिस वालों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उधर मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रियंका गांधी ने बैठक बुलाई है। वहीं बीएसपी और एसपी ने भी कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। इतनी हिम्मत उस अपराधी की कैसे पड़ी, इतना बेखौफ कैसे हो गया कि वो पुलिस पर अटैक भी करता है, पुलिस का इनकाउंटर करता है, और उसके बाद दहशत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मारने के बाद हथियार लूट के ले जाता है। तो हम तो कहते हैं सरकार अगर निष्पक्ष है तो आज सरकार उसके जो फोन डिटेल हैं वो सार्वजनिक करे। एसपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। हालात बिगड़ते देख पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ा। बहरहाल मामले को लेकर यूपी में गुस्सा है। वहीं मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कानपुर से रंजय सिंह और नीलांशु आज तक। कानपुर में हुए हमले के बाद यूपी पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। आज गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बदमाश के पास से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। ये बदमाश दादरी में हुई डकैती के केस में वांटेड चल रहा था। जम्मू कश्मीर में दहशत कायम करने के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाला कुख्यात आतंकवादी मारा गया। कराची में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई है। मौलाना मुजीब को हाफिज सईद का दायां हाथ माना जाता था। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका है। आतंक के आका पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका। कराची में कुख्यात आतंकवादी की हत्या। मारा गया हाफिज सईद का साथी मुजीबुर रहमान। यह है मुजीबुर रहमान ज़मूरानी, हाफिज सईद का दायां हाथ। हिंदुस्तान में दहशत कायम करने के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले इस कुख्यात आतंकवादी को कराची में मौत के घाट उतार दिया गया। अज्ञात हमलावरों ने मुजीबुर रहमान को गोलियों से भून दिया। आतंकी मौलाना मुजीबुर रहमान ज़मूरानी बलूचिस्तान में लश्कर तैयबा के ही जमातुद दावा के लिए काम करता था और कई बलूचों की हत्या में शामिल था। मुजीबुर रहमान के तार इस्लामिक स्टेट से भी जुड़े हुए बताए जाते हैं। ये वो कुख्यात आतंकी है जो भारत के जम्मू कश्मीर में हमलों के लिए भेजे जाने वाले आतंकियों को ट्रेनिंग दिया करता था। मुजीबुर रहमान हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता था। हाफिज सईद 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। मौलाना मुजीबुर रहमान मुंबई हमले में भी हाफिज सईद के साथ शामिल था। इतना ही नहीं, ये आतंकी जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए बलूचिस्तान में रैलियों का आयोजन करता था। आईएसआई से भी ज़मूरानी के संबंध बताए जाते हैं। पाकिस्तान के लिए मुजीबुर रहमान की हत्या एक बड़ा झटका है। हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान जिन आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है, मुजीबुर रहमान उनमें से एक बड़ा नाम था।
दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में अचानक सड़क पर अफरा तफरी मच गई। सड़क किनारे स्थित एक गैस स्टेशन में तकनीकी खराबी की वजह से चारों तरफ सफेद धुआं भर गया। पहले तो गैस लीक होने का अंदेशा जताया गया। जांच में पता चला कि गैस स्टेशन के फायर सिस्टम में खराबी आने की वजह से ऐसा हुआ। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है चारों तरफ सफेद धुआं। गैस लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि जांच इसकी की जा रही। गैस स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। बहुत से लोग उस वक्त गैस स्टेशन पर गैस भरवाने के लिए भी मौजूद थे। लोग इधर उधर भागते नजर आए। सुबह सुबह में अभी के लिए बस इतना ही।